तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब जो फैक्ट्री बिल्डिंग पे रेंट पे किया जा रहा है, ऑब्वियसली इट्स अ फैक्ट्री ओवरहेड, है ना, इसलिए इसको कोस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उसकी अपनी प्रॉपर्टी है और वो कोई रेंट पे नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन राइज होता है कि रेंट को शो करना है या नहीं करना कोस्ट अकाउंटिंग में। तो कुछ ओपिनियन ये होता है कि रेंट को शो करना चाहिए ताकि कोस्ट आपकी कंपेरेबल हो, है ना। और अगर आप शो नहीं करेंगे तो फिर कंपेरेबल नहीं होगी और कोस्ट कम आएगी उन अंडरटेकिंग से जिन्होंने की दिखाई हुई है ना। लेकिन अब एक जो क्वेश्चन है वो ये कि रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, अगर आप एक बार कोस्ट में दिखा चुके हैं लेकिन आपको पता है कि आपने पे नहीं की, तो फिर आप इसको P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको एडजस्टमेंट के लिए शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल कैरेज हैंडलिंग एंड स्टोरेज एक्सपेंडिचर, है ना। जैसे कैरेज इनवर्ड है। अब कैरेज इनवर्ड क्या है? कैरेज ऑन परचेज, कि जो आपने परचेज़ किया उसके ऊपर आप कुछ पे कर रहे हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कोस्ट, है ना। इसको मटेरियल परचेज, अगर डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया है तो आप इसको डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। लेकिन अगर कैरेज इज़ पेड ऑन कॉमन लोड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल आपने परचेज़ किया है उसके ऊपर कैरेज आपने पे किया है, तो इट इज़ ट्रीटेड एज ओवरहेड। फिर आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड में शो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें स्टोरेज एक्सपेंडिचर भी है, स्टोरेज एक्सपेंडिचर में आता है सैलरी ऑफ स्टोर कीपर, स्टाफ, डेप्रिसिएशन, है ना, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है मटेरियल वेस्ट एंड लॉसेस, कि मटेरियल रास्ते में ख़राब हो गया या किसी भी तरह से वेस्ट हो गया, तो अगर वो इन ट्रांजिट जो है वेस्ट हो गया, तो इट्स नॉट प्रॉब्लम वेयर द लॉस इज़ रिम्बर्स्ड बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर ने वो रिम्बर्समेंट कर दी, इंश्योरेंस कंपनी ने कर दी या ट्रांसपोर्टर ने कर दी, तो इट्स नॉट प्रॉब्लम, फिर आपको कहीं भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कंपनी को बोन करना पड़ा है, कंपनी ने बियर किया है, तो फिर हम इसको ओवरहेड में शो करेंगे जितना भी लॉस इन ट्रांजिट है। अगर वो लॉस स्मॉल है ना, तो उसको शो करेंगे। लेकिन अगर लॉस हैवी है, उसको दिखाने से हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर हम इसको P&L अकाउंट में शो करेंगे। सेकंड, अगर ड्यूरिंग स्टोरेज, अगर आपके ड्यूरिंग स्टोरेज मटेरियल श्रिंक हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है, या वेस्ट लॉस हो जाता है और ये नॉर्मल है, तो फिर आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करेंगे। बट अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, जैसे थेफ्ट, फायर, है ना, इस तरह का कोई लॉस है, तो हम इसको P&L में शो करेंगे। अब नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, कि वेस्ट अगर हुआ है मैन्युफैक्चर के दौरान, है ना, तो अगर ये इंसिडेंट है, मतलब अचानक से हो गया, तो फिर ये अब नॉर्मल लॉस है और इसको हम चार्ज करेंगे कहाँ? P&L में। तो यहाँ भी वही है कि अगर नॉर्मल लॉस है तो आप शो कर सकते हो, अब नॉर्मल लॉस है तो फिर आप P&L में ही शो करोगे, अननेसेसरी कॉस्ट को हमने नहीं बढ़ाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंडिचर, कि द वर्क ऑफ ड्राइंग ऑफिस इज़ कंसर्न विद प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लान, कि आपने प्रोडक्शन प्लान या ड्राइंग एंड डिज़ाइन वो कुछ किया, उसका खर्चा आया, तो ये जो एक्सपेंडिचर हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कि आप प्लान या डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में जैसे जैसे खर्चा आया है, जैसे जैसे एक्सपेंडिचर हुआ है, नंबर ऑफ़ ड्राइंग जिस डिपार्टमेंट के लिए बनी है उसी डिपार्टमेंट के ओवरहेड में हम इसको शो करेंगे। लेकिन अगर ये खर्चे सेल से रिलेटेड हैं, तो फिर जैसे कस्टमर्स को एजुकेट करने के लिए बनाए हैं, कस्टमर को अवेयर करने के लिए बनाए हैं, तो फिर सेलिंग ओवरहेड में ये जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कि अगर प्लांट एंड मशीनरी को डिसमेंटलिंग की है या लगाने का जो खर्चा है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको हम कॉस्ट में शो नहीं करेंगे, एसेट में ही ऐड हो जाएगा। लेकिन कई बार जो प्लांट है वो डिसमेंटल्ड हो जाता है, मतलब दोबारा से उसको इरेक्ट करना पड़ता है, री इरेक्ट करना पड़ता है। अगर इसको री इरेक्ट करना पड़ रहा है और एक डिफरेंट लेआउट देने के लिए, कि लगा चुके उसको फिर से री इरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये एक्सपेंडिचर आपको ओवरहेड में शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कॉम्पनसेटरी पेमेंट टू वर्कर्स, कि वर्कर्स को अगर आप कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, है ना, सैलरी से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ मशीन ब्रेक डाउन हो गया, या पर्सन इन्वॉल्व देयर लेंथ ऑफ सर्विस उसके अकॉर्डिंग हो गया, तो अगर ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है ऑब्वियसली तो इसको कॉस्ट में शो किया जाएगा। बट ये नॉर्मल नहीं होता, एक्सीडेंट होना या ब्रेक डाउन होना ये अब नॉर्मल एक्सपेंडिचर है और इसको हम कहाँ शो करेंगे? P&L अकाउंट में, है ना। और अगर ये आपको लगता है कि इसका कोई प्रोविज़न बनाया गया है, तो फिर एक्सपेंडिचर जो है वो यूनिफॉर्मली उसी प्रोविज़न से चार्ज कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है DNS अलाउंस एंड अदर अलाउंस। तो DNS अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ये सैलरी का ही पार्ट होते हैं।
तो कोस्टिंग पर्पस के लिए हम इसको सैलरी में ही इंक्लूड करते हैं। और जो भी नेचर है, जैसे सैलरी फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री एक्सपेंडिचर में ट्रीट होगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ऑफिस का खर्चा है तो ऑफिस में, अगर सेलिंग डिपार्टमेंट का है तो सेलिंग डिपार्टमेंट के सैलरी में इसको इंक्लूड किया जाएगा, सेलिंग ओवरहेड में। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर कोस्ट, कि अगर जो है वो डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस और रिपेयर कोस्ट कुछ की जा रही है तो वो 2 टाइप्स की है। एक होती है प्रिवेंटिव, कि रोकने के लिए, एक होती है करेक्टिव, कि कुछ टूट फूट हो गई उसको ठीक करवाने के लिए। तो इस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उसको ओवरहेड की तरह ट्रीट किया जाता है और इसको सेपरेट स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर देकर जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसके कोस्ट सेंटर या तो उस डिपार्टमेंट या कोस्ट सेंटर में जो है वो इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है रॉयल्टी एंड पेटेंट फीस। तो रॉयल्टी अगर पे की जा रही है टू मेक यूज़ ऑफ पेटेंट, कि जो पेटेंट आपको मिला हुआ है उसको यूज़ करने के लिए, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इसको शो किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में और वी कैन से फैक्ट्री ओवरहेड में। और अगर जो रॉयल्टी है वो प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड है तो फिर ये सेलिंग ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा, सेलिंग ओवरहेड में इसको शो किया जाएगा। और अगर रॉयल्टी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है तो फिर ये डायरेक्ट जो एक्सपेंडिचर है और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में ही इसको शो किया जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। तो कंपनी के अंदर रिसर्च के एक्सपेंडिचर भी किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली जिस डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड है, जैसे जनरल पर्पस के लिए किया जा रहा है, सेलिंग को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये है उसी में दिखाया जाएगा। अगर जो रिसर्च है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड है, तो फिर डायरेक्ट हम प्रोडक्शन में ही या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में इसको शो करेंगे। अगर जो रिसर्च है वो नॉर्मल है और सेल को बढ़ाने के लिए है ना, या अनफ्रूटफुल है, मतलब जो आपने खर्चा किया उससे आपको कुछ मिला नहीं, तो फिर हम इसको P&L अकाउंट में शो करेंगे। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव और स्पॉयलेज वर्क, कि अगर कोई डिफेक्टिव मटेरियल बन गया है या कोई वर्क ख़राब हो गया है तो इंस्पेक्शन कमेटी या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उसको चेक करता है और ये देखता है कि अगर डिफेक्टिव वर्क नॉर्मल लिमिट के अंदर है तो फिर इसको कहाँ शो करते हैं हम, इसको हम कॉस्ट में शो करते हैं। और अगर ये एबनॉर्मल में जाता है तो फिर हम इसको शो करेंगे P&L अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्टाइजमेंट। तो जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो सेलिंग ओवरहेड का ही पार्ट होता है। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ मिनिमम सा कुछ खर्चा किया है, माइनर सा खर्चा किया है, तो आप इसको सेलिंग ओवरहेड में दिखा देंगे। लेकिन अगर इसकी कॉस्ट हैवी है तो हम इसको 3 से 5 साल में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जितने साल तक हम उसका बेनिफिट लेने वाले हैं उसमें डिवाइड करके फिर एक पार्ट उसको हम सेलिंग ओवरहेड में हर साल शो करते रहते हैं। तो इसका पर्पस यही होता है कि एक ही साल में आपके एक्सपेंडिचर बढ़े नहीं। नेक्स्ट बैड डेट्स ऑब्वियसली कहाँ शो करते हैं हम, अगर नॉर्मल हैं तो सेलिंग ओवरहेड में, अगर एबनॉर्मल है तो P&L अकाउंट में। उसके बाद देखिए आता है कैरेज आउटवर्ड, जिसको हम कहते हैं कैरेज ऑन सेल, है ना। अगर कैरेज ऑन सेल हैं, अगर वो परचेज़र बियर कर रहा है तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन देयर बिल, उनके बिल में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा। और अगर वो बियर नहीं कर रहा तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इसको दिखाया जाता है। कैरेज ऑन रिटर्न, कि अगर कोई रिटर्न आती है तो वो डिसाइड की जाएगी कि उसका रीज़न क्या है। अगर गुड्स रिटर्न किए जा रहे हैं फॉल्टी मैन्युफैक्चर की वजह से तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। अगर रिटर्न किया जा रहा है फॉल्टी पैकिंग की वजह से तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंडिचर है। और अगर गुड्स कस्टमर ने रिटर्न की हैं, सेल और रिटर्न बेसिस पर उनको गुड्स भेजी थी, तो फिर ये सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आफ्टर सेल सर्विस, कि अगर आफ्टर सेल भी कुछ सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही हैं तो ये जो सैलरी है इस सैलरी को हम, या जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड रेक्टिफिकेशन है, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं, है ना। लेकिन कुछ केसेस में इसको हम सेलिंग ओवरहेड में भी इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है लेबर वेलफेयर एक्सपेंडिचर, कि लेबर के वेलफेयर के लिए अगर कुछ खर्चा किया है तो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट हो जाता है ना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसको शो किया जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड में। नेक्स्ट बोनस एंड ग्रेचुइटी, तो अगर जो बोनस दिया जा रहा है वो रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, जैसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, जो कि 8.33% है, तो हम इसको शो कर देंगे अपने फैक्ट्री ओवरहेड में, है ना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा पे किया जा रहा है, एक्सेस में पे किया जा रहा है, तो फिर हम इसको कहाँ शो करेंगे, P&L अकाउंट में, है ना, बोनस को, क्योंकि
वैसे तो डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ, ये वेजेस के साथ। तो अगर 8.33% तक दिया जा रहा है तो फिर आप उसको वेजेस में शो करेंगे, लेकिन अगर उसे ज़्यादा शो किया जा रहा है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा और इसको P&L अकाउंट में शो किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड मतलब स्टोर्स का जो खर्चा है, जिसमें जो है वो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, आपने मटेरियल परचेज़ किया या इशू किया उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर आते हैं, है ना, वो इसके अंदर आते हैं। तो दीज रेफर्स टू सच इनडायरेक्ट कोस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एनी पर्टिकुलर यूनिट, है ना, किसी पर्टिकुलर यूनिट पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसमें मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, वो हट जाती है। उनके जो खर्चे हैं, है ना, एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जैसे रेंट ऑफ द स्टोर, सैलरी एंड वेजेस ऑफ स्टोर स्टाफ, फ्रेट, इंश्योरेंस, कैरेज। तो स्टोर्स ओवरहेड को हम फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट मानते हैं और ट्रीटेड एज कंसर्न टू प्रोडक्शन, ठीक है। और जो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको हमने जितनी सर्विसेज रेंडर की हैं उसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जनरली दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट। उन दोनों में ही इन खर्चों को बांटा जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है पैकिंग एक्सपेंडिचर। तो ये इसमें क्या क्या आते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टाइंग, रैपिंग, बॉक्सेस, बॉटल्स, इसमें जो पैक किया जाता है, या कंटेनर्स, बैग्स, है ना, इसको हम कहते हैं जो पैकिंग एक्सपेंडिचर। तो अगर ये प्राइमरी पैकिंग है, मतलब फर्स्ट टाइम जो पैकिंग की जाती है वो पैकिंग है, तो हम इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मानते हैं और उसमें शो करते हैं। लेकिन अगर ये पैकिंग एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है या डिलीवरी से रिलेटेड है तो फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में दिखाएंगे। और अगर डेकोरेटिव पैकिंग की जा रही है कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फिर ये सेलिंग ओवरहेड का पार्ट होगा। तो ये था कुछ कि आप जो एक्सपेंडिचर हैं उसको कहाँ कहाँ शो करना है, कैसे कैसे ट्रीट करना है।